अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान फिर से हाजिर हुआ हूँ द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के किरदार में है जासूस अरमन, और वो आलिम जासूस जो मुसलमान बनकर लोगों को दस्त दिया करता था। ग्योफ लुजिना कोनार्ड वो मर्दों की तरह पत्थर नहीं बन सकती, हम उन्हें खतरों में फेंक देते हैं। खतरा बहरहाल खतरा होता है और दिलो दिमाग पर असर करता है। बाज औकात हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। इन हालात में मुसलमान फौजी हमारे लड़कियों को तफरीह का जरिया बनाने की बजाय उन्हें पनाह में ले लेते हैं और उनके जिस्म अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। लड़कियां जज्बात से मगलूब होकर रह जाती हैं। हाल ही में हमारी एक लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमांडर ने डाकुओं से बचाया और जख्मी हो गया। लड़की उसे शुबक में ले आई, हमने उसे मुसलमानों के कैंप में फेंक दिया। लड़की ने उसे हमारी फौज के एक अफसर की वर्दी पहनाकर किले से निकाल दिया, उसे घोड़ा भी दिया। मैंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने सजा के खौफ से खुदकुशी नहीं की थी, उसने महसूस कर लिया था कि वो गुनाहगार है और अपने जिस्म को धोखे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह एहसास इतना शदीद था कि उसने जहर पी लिया। लड़कियों के खिलाफ मैं एक दलील और भी देना चाहता हूं। हमारे पास जो जासूस लड़कियां हैं उनमें ज्यादा तादाद उनकी है जिन्हें हमने बचपन में मुसलमानों के काफिले से या उनके घरों से अगवा कराया था। उन्हें हमने अपना मजहब दिया और अपनी ट्रेनिंग दी। वो जवान हुई और अपना बचपन और अपनी असलियत भूल गई। उन्हें याद भी ना रहा कि वो मुसलमान की बेटियां हैं, मगर हमने उनके सिर्फ नाम बदले, उनका मजहब और उनका किरदार बदला। उनके खून को ना बदल सके। मैं इंसानी नफ्सियात को समझता हूं, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि मुसलमान की नफ्सियात दूसरे मजाहब के इंसानों से मुख्तलिफ है। ये लड़कियां जब किसी मुसलमान के सामने जाती हैं तो जैसे उन्हें अचानक याद आ जाता है कि उनकी रगों में भी मुसलमान बाप का खून है। मुसलमान के खून से उसका मजहब निकलता नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि किसी लड़की को जासूसी के लिए ना भेजा जाए? एक कमांडर ने उससे पूछा। किसी ऐसी लड़की को ना भेजा जाए जो किसी मुसलमान के घर पैदा हुई थी। हरमन ने जवाब दिया, अगर आप लड़कियों को मेरे मुहकमे से निकाल ही दे तो सलेब के लिए बेहतर रहेगा। आप मुसलमान उम्रा के हरमों में लड़कियां भेजते रहे, आप उन्हें फांस सकते हैं, वो आसानी से आपके हाथ आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मैदान जंग नहीं देखा। उनकी तलवार हमारी तलवार से नहीं टकराई। हमें उनकी सिर्फ फौज पहचानती है, दुश्मन को सिर्फ फौज जानती है, इसलिए वो हमारे झांसे में नहीं आ सकती। सलेबियों का शाह अगस्टस इंतहा दर्जे का शैतान फितरत हुक्मरान था जो इस्लाम की दुश्मनी को इबादत समझता था। उसने कहा, हरमन, तुम्हारी निगाह महदूद है, तुम सिर्फ सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी को देख रहे हो, हम इस्लाम को देख रहे हैं। हमें उस मजहब की बीच कुनी करनी है। इसके लिए किरदार कुशी और नजरियात में शकूक पैदा करना लाजमी है। मुसलमानों में ऐसी तहजीब राइज करो जिसमें कशिश हो। जरूरी नहीं कि हम अपना मकसद अपनी जिंदगी में हासिल कर लें। हम ये काम अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द करेंगे। कुछ कामयाबी वो हासिल करेगी और ये मुहिम इससे अगली नस्ल हाथ में ले लेगी। फिर एक दौर ऐसा ही आएगा जब इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर इस्लाम जिंदा रहेगा भी तो ये मजहब किसी और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी को जन्म नहीं देगा। मैं वशौक से कहता हूं कि मजहब मुसलमानों का अपना होगा, लेकिन ये मजहब हमारी तहजीब में रंगा हुआ होगा। हरमन, आज से 100 साल बाद पर नजर रखो। फतह और शिकस्त आजी वाकयात है। हम शुबक पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। तुम मिस्र में साजिशों को मजबूत करो, फातमी और सूडानी हब्सियों को मदद दो, हशीशैन को इस्तेमाल करो। कॉन्फ्रेंस के कमरे में एक सलेबी अफसर दाखिल हुआ, गर्द से हटा हुआ और थका हुआ था। वह उस फौज के कमांडरों में से था
जो बाहर रेगिस्तान में चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता कुर्क की तरफ पसपा हो रही थी, वो बहुत परेशान था। उसने कहा, फौज की हालत अच्छी नहीं, मैं ये तजवीज लेके आया हूं कि कुर्क की तमाम तर फौज के साथ काफी कमक मिलाकर शूबक पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो आमने सामने की जंग लड़े। उस वक्त जंग की कैफियत यह है कि हमारे दस्ते मरकजी कमान के हुक्म के मुताबिक कुर्क की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुसलमानों को शबखून मारने वाले दस्ते थोड़ी सी नफरी से रात के अकबी हिस्से पर शबखून मारते और गायब हो जाते हैं। दिन के वक्त उनकी तीरंदाज चंद एक तीर बरसा कर नुकसान करते और गायब हो जाते हैं। वो निशाना घोड़े या ऊंट को बनाते हैं। जिस जानवर को तीर लगता है वो भगदड़ मचा देता है। इसे देखकर दूसरे घोड़े और ऊंट भी डरते और बेकाबू हो जाते हैं। हमने रुक कर इधर उधर के दस्ते इकट्ठे किए और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान आमने सामने नहीं आते। हमारे कुछ दस्तों को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा है कि मुसलमान उन्हें अपनी मर्जी के मैदान में ले जाकर लड़ाते हैं। सिपाह या इकट्ठे होकर लड़ने में जज्बा मान पड़ गया है। जज्बे को बेदार करने के लिए जरूरी है कि एक शदीद जवाबी हमला किया जाए। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। सलेबियों के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि उनकी फौज का बड़ा हिस्सा, जिसे बेहतरीन लड़ाका समझा जाता था, कुर्क से दूर रेगजार में बिखर गया था। सुल्तान अय्यूबी की चाल कामयाब थी। उसके कमांडर और दस्तों के ओहदेदार उसकी चाल को खुश असलूबी से अमल रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, टीलों के इलाकों में घात लगाते थे और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो हवा के रुख से हमला करते थे। इससे यह फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत सलेबियों की आंखों में पड़ती और उन्हें अंधा करती थी। सुल्तान अय्यूबी की नफरी काफी नहीं थी। मुअर्रिख लिखते हैं कि सलेबी हमला कर देते तो सुल्तान अय्यूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि वो शूबक को बचा सकता। उसने जंगी फहिम और फरासत से काम लिया और सलेबियों पर अपना रुआत कायम कर दिया था। शूबक के शुमाल मशरिक में सलेबियों की खासी फौज बेकार बैठी थी। उसे इस डर से वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान अय्यूबी को कमक भेज देगा। सलेबी हुक्मरान और कमांडर कुर्क के किले में बैठे हुए पेचोताप खा रहे थे। शूबक में अय्यूबी को यह मसला परेशान कर रहा था कि सलेबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेगा। उसने ईसाइयों के भेष में अपने जासूस कुर्क भिजवा दिए थे ताकि सलेबियों के अज़ाइम और मंसूबे से आगाह करते रहें। उसने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उसे मुहाज की खबरें तेजी से मिल रही थी। उसने शूबक से और गिरदुनवाह के इलाके से फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलेबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को उसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय पकड़ें और किले में भेजते रहें। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उसने ये हुक्म जारी किया कि उन्हें शबखून मारने की और मुतहरक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। कुर्क में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हरमन की उस तजवीज को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे यह हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नजरियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। उसके बाद यह पूछा गया कि शूबक में कितनी जासूस लड़कियां और मुर्द रह गए हैं और क्या लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरमन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वहीं हैं। उन्हें इत्तला भेज दी गई है कि वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलेबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं उन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों, उन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबाहिशे के बाद तय हुआ कि एक ऐसा गिरोह तैयार किया जाए जो सुल्तान अय्यूबी के शबखून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। इस गिरोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री जुबान बोल सकता हो। इस गिरोह को ऐसे मुसलमानों के भेष में शूबक भेजा जाए जिससे पता चले कि कुर्क के ईसाइयों के जुल्म तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें एक काम दिया जाए कि शूबक में वो लड़कर लड़कियों का सुराग लगाए और उन्हें वहां से निकाले। इस काम के लिए वो जराइम पेशा आदमी मौजूद रहेंगे
جنہیں ان کی خواہش کے مطابق جیلوں سے نکال کر فوج میں لیا گیا ہے۔ فوج میں پیشہ ور مجرموں کو تلاش کرو اور انہیں چند دن ٹریننگ دے کر شوبک بھیج دو، لیکن یہ خیال رکھو کہ ان میں وہی سپاہی ہوں جو شوبک میں رہ چکے ہوں اور وہاں کی گلی کوچوں اور لوگوں سے واقف ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جرائم پیشہ آدمی اس خطے کی زبان نہیں جانتے۔ اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ زیادہ تر ایسے آدمی بھیجے جائے جو وہاں کی زبان جانتے ہو۔ متعدد مورخین نے شوبک کی فتح کو کئی ایک رنگ دیے ہیں۔ ان میں صاحب وہ قسم کے مورخین نے جو گلیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہے صلیبیوں پر کڑی نقطہ چینی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے۔ کسی قوم اور اس کی فوج کی قومی جذبے کو ماننا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس صورت میں جبکہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے